हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट में। और आज हम लोग मौर्य एम्पायर साथ साथ में जितने भी हम लोग मगध पूरा एम्पायर था उसको देख रहे थे। और उसका जो नेक्स्ट सीरीज है, पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन था, उसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद कौन सा मौर्य शासक, तो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें कौन सा जो शासक था धम्मनीति, याद रखिएगा कौन सा, धम्मनीति का बात कर रहा है, से सर्वाधिक घनिष्ठता से संबंधित था। तो आप देखिए कि कलिंग का युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ है, तो अशोक का। अशोक जब था, माना जाता है कि अशोक के 8 साल के बाद, मतलब वो राजगद्दी पर बैठा था, उसके 8 साल के बाद क्या हुआ, कलिंग पर अटैक किया था। और कलिंग पर अटैक करने के बाद क्या किया, उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग क्या है, बच्चे हो, औरतें हो, और या फिर बोल सकते हैं कि निर्दोष लोग मारे गए। तो उसका हृदय विचलित हो गया और विचलित होने के बाद उसने क्या किया, अपना शस्त्र त्याग दिया और वो बोला कि अब हम क्या करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए क्या किया उसने, अस्त्र त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप लोग ऑप्शन सी अशोक के साथ जाइएगा। तो देखिए क्या है कि कलिंग का युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये बोल रहा है कि सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग कर धम्म नीति अपनाई थी। क्या नीति अपनाई थी, धम्म नीति, जो अभी आप लोग को बताएं। अशोक ने अपने शिलालेख, अब देखिए बहुत सारे रूलर होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लिए रॉक एडिक्ट, मतलब क्या है शिलालेख, वो पत्थरों पर उकेर देते हैं चित्र बनाकर या लिख करके। तो उस तरह या बहुत सारे पिलर बनाए थे। तो अशोक ने बहुत सारे इस तरह से धम्म नीतियों को क्या किया था, पिलर में लिखा था। तो अशोक अपने शिलालेखों और स्तंभ शिलालेखों के माध्यम से जनता के बीच धम्म का सिद्धांत, जो सिद्धांत मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन्स, या बोल सकते हैं कि उसके बहुत सारे नियम, उसको क्या किया था, लिखा था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान से तराशे गए थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और बेसाल्ट। तो अशोक ने जितने भी बनाए थे स्तंभ, वो मुख्य रूप से किससे थे, बालुआ पत्थर से थे। किससे थे, सैंडस्टोन से थे। अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक जो है वो बलुआ पत्थर से निर्मित थे। और ये स्तंभ मौर्य काल की क्या है, लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। ये क्या है, 232 ईसा पूर्व के दौरान बनाए गए थे। और इस स्तंभों पर अंकित सिंह, देखिए सिंह का शीर्ष जो है आप लोग देखते हैं, जैसे सारनाथ में, सारनाथ और ब्राह्मी लिपि का अशोक ने धम्म संदेश मौर्य कला को श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए किया था। तो यहाँ दो फैक्ट याद रखना है कि जो आप देख रहे हैं अंकित सिंह शीर्ष जो सारनाथ के स्तंभ पर है, जो क्या है, और साथ साथ में ब्राह्मी लिपि जो उस पर लिखा गया है, वो किस लिपि पर, ब्राह्मी लिपि पर लिखा गया है, वो किसके लिए, धम्म का संदेश देने के लिए। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं कि अशोक ने लगभग 30 से 40 स्तंभ का निर्माण कराया। तो देखिए अशोक बहुत बड़ा राजा था और वो क्या किया था, उसका जो राज था बहुत दूर तक था। तो उसने क्या किया, बहुत सारे लगभग 30 से 40 स्तंभ का निर्माण, जिनमें से लगभग 10 आज भी सुरक्षित है। तो बहुत सारे ऐसे हुए जो क्या हुए, बाद में लड़ाइयों में टूट गए या तो फिर उनको ले गए बहुत सारे आक्रमणकर्ता। अब यहाँ बात हो रहा है कि लोरिया नंदनगढ़ और सारनाथ के स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। तो ये दोनों जो है बहुत ही स्पेशल थे। कौन कौन सा, लोरिया नंदनगढ़ और सारनाथ के स्तंभ। और ये बात हो रहा है कि अशोक जो थे उन्होंने किस किस लिपि का, तो अशोक के अभिलेख में ब्राही, खरोष्ठी, आर्मी और यूनानी लिपियों के बहुत सारे क्या मिलते हैं, तो स्तंभ मिलते हैं जो लिखे गए। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये सब सभी क्या है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामी और यूनानी में लिखा गया। अब हम लोग आगे चलते हैं
अपने राज अभिषेक के कितने वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय किया था? तो इसका आंसर तो आप लोग को बता चुके हैं। तो ये कितना था? 8 वर्ष, लगभग 8 वर्ष। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अशोक मौर्य वंश के तीसरे, क्योंकि मौर्य वंश में बिंबिसार होता है ना, बिंबिसार के पुत्र थे, उनके पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, फिर अशोक, ये तीसरे सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनका अभिषेक लगभग 269 ईसा पूर्व या बोल सकते हैं बीसी में हुआ था। उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और अपने अभिषेक के लगभग 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब? 261 बीसी में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। अब आगे ये हो रहा है कि भीषण रक्तपात और विनाश ने अशोक के गहराइयों से प्रभावित किया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये सब फैक्ट आप लोग को याद रखना। अब आगे देखिए कि अशोक के शिलालेख, जिन्हें अशोक के अभिलेख भी कहा जाता है, शिलालेख या अभिलेख, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में है और ये क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि खरोष्टी में भी हैं, बहुत सारे अरमाइक में भी है। ये अभिलेख धर्म के सिद्धांतों और सामाजिक कल्याण, मतलब जो समाज के लिए कल्याण, बहुत सारे और प्रशासनिक सुधार के वर्णन करते हैं। तो ये सब चीज किसमें मिलता है? रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट में मिलता है, जो क्या बताता है कि ये सब सभी धार्मिक हैं, सामाजिक हैं और साथ साथ में प्रशासनिक सुधारों के नियम भी लिखे गए हैं। देखिए कंटक शोधन, कंटक शोधन नामक एक प्रकार का न्यायालय किस साम्राज्य से प्रचलित था? तो ये मौर्य एम्पायर से होगा। देखिए कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक? तो 322 से 185 बीसी या ईसा पूर्व तक था और ये अत्यधिक विकसित न्यायपालिका थी, मतलब वहां न्याय बहुत अच्छा मिलता था कि राजा न्याय के लिए अच्छा क्या है कि उसने प्रशासन को बहुत अच्छा से बना के रखा था, न्यायपालिका भी बहुत मजबूत थी। अस्त्र शास्त्र में धर्म स्थानीय क्या है? धर्म स्थानीय, जिसको दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी, तो दो तरह का न्यायालय का बात किया गया है जो अर्थशास्त्र में दिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोलते हैं जिसको। अब देखिए ये क्या है? दो पार्ट में, एक धर्म स्थानीय जिसको हम लोग दीवानी बोलते हैं, कंटक शोधन जो फौजदारी न्यायालय का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था का क्या है? विस्तृत वर्णन, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके इसको बताया गया है। और ये बात करता है कि विशेष रूप से राज अपराध में, राज अपराधों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? राज अपराध के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंटकों का अर्थात मतलब अपराधियों को या भ्रष्ट अधिकारियों या विद्रोहियों को क्या करना? दमन करना। तो कंटक शोधन जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? कि राज्य में जितने अपराध होते थे, जैसे उसके अपराधियों के लिए या भ्रष्ट अधिकारी हो या विद्रोही हो, उसके लिए बनाया गया था। अशोक के शासन में क्या है? धर्म महामात्र एक पद है, नामक अधिकारी जो था वो क्या है? नैतिक आचरण की निगरानी करता था कि लोगों के साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कि बहुत ज्यादा पोस्ट पर रहकर लोगों को शोषण तो नहीं कर रहा है, उसका बोलचाल कैसा, ये सब चीज दिखता था। कौन? धर्म महामात्र। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेख का स्थल नहीं है? अब स्थल नहीं है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। बरमगिरी है, कविमठ है, मस्की है, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपनाथ नहीं होगा। ठीक है, कौन? रूपनाथ नहीं होगा। ये बात कर रहा है कि कर्नाटक राज्य में तो अशोक के लघु शिलालेख जो है वो महत्वपूर्ण स्थल ब्रह्मगिरी, जिसको चित्रदुर्ग जिला में है, और गविमठ जो कोप्पल जिला में है, और मस्की रायचूर जिला में। तो ये तीनों कौन कौन?
ब्रह्मगिरी जो चित्रदुर्ग में है, दूसरा कौन सा है तो गवी मठ जो कोप्पल में है, और मस्की रायचूर, तो ये सब सभी कर्नाटक में ही है। और रूपनाथ जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। मस्की शिलालेख जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शनी, जो अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शनी अशोक, वो पहला उल्लेख मिलता है किसमें, मस्की में। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में पूछने का चांस है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पुरातत्ववेत्ता जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं और भाषाविद फिलोलॉजिस्ट, दोनों कौन, जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के ब्राह्मी लिपि को लिखे शिलालेख किस वर्ष में पढ़ा था, तो ये कब था 1873। इस तरह का डेट आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, अगर याद नहीं होगा तो एग्जाम में आंसर नहीं दे पाइएगा, और याद है तभी आंसर दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि गलती होने का ज्यादा चांस हो जाता है। अब ये भाषा शास्त्री जेम्स प्रिंसेस जो था, वो जेम्स प्रिंसेस कब 1837 में सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों को सफलतापूर्वक उसका अर्थ निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि प्रिंसेस ने मुख्यतः सांची और अन्य स्थलों से प्राप्त शिलालेखों का भी अध्ययन किया था। ये देख रहे हैं सांची का स्तूप, और थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को दिखना चाहिए। तो ये क्या है, सांची का स्तूप है, इसमें बहुत सारे देखिए फिगर भी बनाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि अर्थ निकालने के लिए अशोक के धम्म सिद्धांत, तो ब्राह्मी लिपि में जब हम लोग देखते हैं तो उसका अर्थ निकालने के लिए क्या है कि धम्म के सिद्धांत और उसके प्रशासन मौर्य काल के इतिहास का पता चला। तो उस समय मौर्य काल में कैसे धम्म, मतलब क्या है, धम्म और धर्म दोनों अलग चीज है, एक चीज से रिलेट नहीं कीजिएगा। धम्म में वो प्रकृति में लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, लोगों को क्या है, बड़े बड़े अधिकारियों को किस तरह से किस लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब सभी के लिए था। अब ये क्या कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे। जेम्स प्रिंसेस क्या थे, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के सचिव भी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो पूछा गया है प्रीवियस में। और पृष्ठीय क्या है कि मौर्य शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, जिन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, और उन्होंने पूरे भारत को वितरण मानचित्रण किया था। तो साथ साथ में पूरा भारत का मानचित्रण भी कौन, जेम्स प्रिंसेस ने किया था। और जो खरोष्ठी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख थे उसको भी उन्होंने पढ़ा था, कब 1837 में। और अगर बोला जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब ये बात हो रहा है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करने हेतु मिशन कहां भेजा था। अब देखिए, उनका बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा कहां गए थे। आप आज भी पटना में जाइएगा तो वहां महेंद्रू एक रोड है, उसी को होकर गए हुए थे। अब ये क्या कह रहा है कि कौन कौन सा, तो कलिंग तो इंडिया का ही पार्ट था। हाँ, सिलोन श्रीलंका, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि उस समय उसका नाम क्या था, सिलोन था। यहां पर उसने अपनी बेटी और बेटा को भेजा था। ये मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अपने पुत्र क्या है, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, सिलोन, जो आधुनिक श्रीलंका है, एक मिशन भेजा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, और बौद्ध धर्म को अपना करके उसने धम्म नीति को अपना लिया था, और उसके प्रचार में अपना क्या किया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, मतलब उसको अपना प्राथमिक उद्देश्य भी मानता था। अब ये क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष जो था अधिकारी किस विभाग का प्रभारी था। तो आप देख रहे हैं कि सीता जमीन से रिलेटेड है,
तो हमको लग रहा है कि ये कौन सा होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष, जिसे कृषि विभाग का क्या है, प्रभारी अधिकारी होता था, उसको माना जाता था। मौर्य प्रशासन अत्यधिक संगठित और केंद्रीकृत था, मतलब बहुत बढ़िया था, केंद्रीकृत मतलब पावरफुल था सेंट्रल में। अब यह है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। जैसे समहर्ता, समहर्ता क्या करता था, राजस्व संग्रह करता, रेवेन्यू कलेक्शन करता था। नगरक, नगर का प्रशासन देखता था। कोतवाध्यक्ष, तोल और माप का, मेजरमेंट कहाँ गलत सही हो रहा है वो कौन देखता था, कोतवाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, ये वधशाला को देखता था। तो ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आराम से हड़बड़ा के आंसर नहीं देना। तो मौर्य साम्राज्य के सेना अधिकारियों को उनके संबंधित वेतन से मिलाइए। तो आप देख रहे हैं सेनापति, अध्यक्षास, मुख्याज, नायक। तो सेनापति बहुत बड़ा पद होता है, तो उसको ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। सेनापति को क्या मिलना चाहिए, ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। तो हम लोग अगर ए को डी से मिला रहे हैं 48 से, तो फर्स्ट का 4 एक ही में मिल जा रहा है, मिल रहा है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन का आंसर पता किए, पूरा का पूरा आंसर हम लोग का हो गया। और अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है, छोटा दिख रहा होगा। अब दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए क्या बताएं कि सेनापति, पूरा टीम का सेनापति सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसको ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू है, 1 मिनट, चलो देखिए। तो अब अगर हम लोग को मिल गया कि ए का कौन हो गया 4, तो ए का 4 हो गया, तो बी का 3, बी का 3 कौन सा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि अध्यक्षास किस में आ जाएगा, 4000 में। मतलब सबसे छोटा पद ये है जिसको 4000 मिल रहा है। उसके बाद कौन, अगर हम लोग देख रहे हैं कि सी का 2 मुखियाज, ये बी हो गया, मतलब इसको 8000 मिलेगा। नायक, नायक को कितना, 12000। तो आप लोग देखिए छोटा से बड़ा कैसे याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, मुखियाज हो जाएगा, जिसको 4000 क्या मिलता था, पन्ना पर एनम, मतलब हर साल में मिलता था। दूसरा कौन है कि मुखियाज, जिसको 8000 पर साल पन्नास मिलता था। नायक, नायक को कितना मिलता था, 12000, और उसका 4 गुना मिलता था किसको, सेनापति को, क्योंकि वो पूरा सेनापति क्या होता था, सेना का मालिक होता था। तो इस तरीका से ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। और देखिए एक इसमें पूछा गया, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब समझिए एमटीएस का लेवल भी क्या है। अब ये मौर्य साम्राज्य जो है वो उसका अगर कार्यकाल देखा जाता है तो कब से, 322 से 185 ईसा पूर्व, बीसीई में ध्यान दीजिएगा। और सैनिक अधिकारी जो थे उनके पद के अनुसार उनको वेतन दिया जाता था। आप लोग आगे पढ़िएगा, मनसबदारी प्रथा जो अकबर के समय था, वहां भी अलग अलग वेतन था, अलग अलग मनसबदारी। तो सेनापति सबसे उच्चतम पद है, जिसको कितना दिया जा रहा है, 48,000। और ये कहां पर, अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा है, वहां पर इसके बारे में दिया गया सर्वोच्च वेतन। और फिर हम लोग देखते हैं क्या है कि अध्यक्ष, ये 4000, मतलब क्या है कि घुड़सवार या रथ पर प्रमुख जो होता था उसको 4000 पन्ना मिलता था। मुखियाज, जिसको हम लोग पैदल सेना बोलते हैं, उसको कितना मिलता था, 8000 पन्ना। और नायक, जिसको क्या है कि 12000 पन्ना मिलता था, जिसको हम लोग कनिष्ठ अधिकारी बोलते थे, वो क्या होता था, नायक होता था। तो इस तरीका से आप लोग को सबका पेमेंट भी पता चल गया, कौन क्या काम करता था उसका भी पता चल गया। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या अशोक का साम्राज्य एज कंपेरिजन दूसरे से बहुत ज्यादा पावरफुल था या कमजोर था, अगर देखा जाए इंडिया में। मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। अब देखिए
मौर्य सेना का अगर देखा जाए तो लगभग 6 लाख क्या है पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 युद्ध हाथी में, क्योंकि हाथी सेना भी बहुत था। कल पढ़ाए थे कि क्या है, सेलुकस निकेटर को क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दे दिया था। सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया था। पहले क्या था, पदाति पैदल सेना, अश्व घुड़सवार सेना और रथ सेना और हस्ती हाथी और नौसेना जो क्या है पानी पर और सहायक दल का भी काम करते थे। सदस्य युद्ध परिषद सैन्य मामलों का प्रबंधन करती थी। मतलब उसमें क्या है कि लगभग माना जाता था कि 30 मेंबर जो होते थे काउंसिल में, वो क्या करते थे, 30 सदस्य के लोग होते थे जो युद्ध के सैन्य मामलों का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का काम करते थे। मौर्य जो है उसका क्या है, यूनानी, फारसी और अन्य विदेशी सैनिक भी शामिल थे, कि सिर्फ इंडिया के नहीं, मौर्य की वो बहुत सारे विदेशी सैनिक भी थे, जो उसके विधिवत संरचना को दिखाता है कि वो बाहर के सैनिक को भी रख करके एक पावरफुल मजबूत शासक बना था। ठीक है, अभी देखिए ये जो मैप है वो आपको बताएगा पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर के बारे में, और मौर्य एम्पायर जानने के लिए ये मैप बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए कंधार पूरा का पूरा, ये सब एरिया पूरा मौर्य एम्पायर। तो ये क्या है, पूरा का पूरा पार्ट उस समय किसका, अशोक के कब्जे में था या चंद्रगुप्त मौर्य का बोल सकते हैं। अब ये बात हो रहा है कि ये मैप से आपको क्या सीख मिलता है। तो यहाँ आप देखिए कि जब भी हम लोग तक्षशिला देखते हैं, जैसे तक्षशिला उस समय का प्रमुख क्या था, आध्यात्मिक केंद्र था। इसमें बहुत सारे जैसे दिल्ली हो गया, मेरठ, मथुरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, पाटलिपुत्रा, जहां पर उसका क्या था, पूरा का पूरा साम्राज्य मतलब राजधानी था, वहीं वो रहता था। और इसमें ये भी देखा है कि जब हमने बराबर की गुफाएं ये सब बताए थे, वाराणसी, हर एक चीज जब बताए थे बराबर की जो आजीवक संप्रदाय से थे, तो ये सब चीज सब दिखाता है कौन, कि अलग अलग डायनेस्टी में किस तरह से आए। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो साउथ वाला पार्ट जिसको क्या बताए, सिलोन, जिसको श्रीलंका बोला जाता था उस समय, इस पर भी कब्जा किसका था, अशोक का था। तो चलिए इसमें दिया गया है कि कौन कौन सा मेन कैपिटल, रीजनल कैपिटल, पिलर, एडिक्ट, ये सब सभी मैप में है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि, क्या कह रहा है, पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा करता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट पर कीजिएगा, फिर कल इसका आंसर देके हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो क्या है, पहला हम पढ़ देते हैं आप लोग का कि पहला मेजर रॉक एडिक्ट 4, मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड और मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड। तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।